हेलो बच्चों। तो बच्चों, मोशन इन ए प्लेन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तक का जो टॉपिक है उसको थॉरली हमने कवर कर लिया है। और अब एक आखिरी टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो हमारा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स इट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिरकार है क्या, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मोशन का मतलब क्या हुआ? मोशन का मतलब है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर समय के साथ चेंज होता है तो आप कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ? अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो तब वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खैर, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। यहां पर जो यूनिफॉर्म वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं ये कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा ऑब्जेक्ट यानी सर्कुलर मोशन है, और इसमें आप ऐड कर दीजिए विथ यूनिफॉर्म स्पीड। विथ यूनिफॉर्म बोल दीजिए या फिर आप कांस्टेंट बोल दीजिए, विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो हम कहें कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब जरा एक चीज आप नोट कर लीजिए कि सपोज करें जैसे ये एक सर्कल है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस आपका कैपिटल आर के बराबर मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट चाहे इस ए पॉइंट पर हो या फिर बी पॉइंट पर हो या सी पॉइंट पर हो, डी पॉइंट पर हो या ऑब्जेक्ट ई पॉइंट पर हो, ये मैं 5-6 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, या एफ पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है। ए पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड v है तो बी पॉइंट पर भी ऑब्जेक्ट की स्पीड v होगी। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, या इस सर्कल पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होगा। ए पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ए पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो इधर टेंजेंट के अलोंग, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन। बी पॉइंट पर इधर डायरेक्शन है, सी पॉइंट पर इधर है, डी पॉइंट पर इधर है, ई पॉइंट पर इधर है और एफ पॉइंट पर इधर है। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब हर एक पॉइंट पर उसको अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। आपने पढ़ा है कि सर्कल के हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टैंजेंट बनता है और हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन टैंजेंट के अलोंग है, इसीलिए जो डायरेक्शन है ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट
चेंजेस एट ईच पॉइंट, चेंजेस एट ईच पॉइंट। अब हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, सो देयरफॉर देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी। ये सब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसका मतलब कि देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, देयर विल बी सम एक्सेलरेशन, ठीक है। इन बातों को आप नोट कर लीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं, तब उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जहां सर्कुलर मोशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म जो है वो कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो भले ही ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ पे मूव करने के दौरान हर एक पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, बिकॉज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, और वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है इट अंडरगोस सम एक्सेलरेशन। तो इन चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स, एंगुलर टर्म्स हम लोग आज सीखेंगे। जैसे अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, इन सब को हमने लीनियर टर्म्स में पढ़ा था, चाहे वो पिछला चैप्टर हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन प्लेन में। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है जिन टर्म्स को भी, उन सब को हमने लीनियर टर्म्स में पढ़ा है, एंगुलर टर्म्स में नहीं पढ़ा है। तो पहले हम लोग उन सारी चीजों को एंगुलर टर्म्स में डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो पहले आप इस चीज को नोट कर लें बच्चों। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एंगुलर टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एक टर्म हमारा है, जैसे आपने अभी तक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना, वो डिस्प्लेसमेंट आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सपोज करिए सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पर आपने जब उसको देखना शुरू किया होगा, तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट जो P1 पॉइंट पर प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर थोड़े समय के बाद ये ऑब्जेक्ट जो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है, जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सपोज करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अभी आपने जब देखा उसे t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, ठीक है, सपोज करें t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, ये आपका t1 इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर ये आपका P1 पॉइंट पे था, और जब आपने t2 इज इक्वल्स टू t टाइम पे, ठीक है, जब आपने देखा तब ये P1 पॉइंट से मूव करके P2 पॉइंट पे पहुंच गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप जानते हैं कि P1 और P2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना दें, और उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है अगर हम निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप इनिशियली जहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, आप अपने ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, और फिर फाइनली जहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, और इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल कवर हुआ है, इसको अगर मैं डेल्टा थीटा कह रहा हूं, तो ये जो डेल्टा थीटा है, इस डेल्टा थीटा को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तब उस सर्कुलर पाथ पे मूव करने के दौरान जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, तब उन दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता हुआ जो रेडियस है, उस रेडियस के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल swept by an object
when it moves along a circular path। ठीक है। अब देखिए एक चीज आप समझिए कि ऑब्जेक्ट ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का डेल्टा थीटा है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो उस ऑब्जेक्ट का है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका डेल्टा थीटा है। और कितना टाइम लगा है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को करने में? देखिए इनिशियल टाइम 0 था और फाइनल टाइम t है, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t माइनस 0, यानी कि इसमें जो टाइम टेकन, जो टाइम लगा है, टाइम टेकन, वो आपका डेल्टा t, जो कि t माइनस 0 इक्वल्स टू t के बराबर है। क्लियर है। और सपोज करें कि P1 पॉइंट से P2 पॉइंट, ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क का जो लेंथ है, जो आर्क लेंथ है, सपोज करें कि आर्क लेंथ हमारा डेल्टा s के बराबर है। ठीक है, ये तीन चीजों को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग एक नया टर्म देखते हैं। जिस तरीके से आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, उसी तरीके से एक टर्म हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी दो टाइप का है। पहले टाइप का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसे हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम लोग ओमेगा बार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ओमेगा लिखा है, डब्ल्यू नहीं लिखा है, मैंने ओमेगा लिखा है। ठीक है, तो ओमेगा और उसके ऊपर एक बार आप लगा देंगे, बार एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसे हम लोग डिफाइन करेंगे एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, तो एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डेल्टा थीटा, और टाइम हमारा लग रहा है डेल्टा टी। ये हमारा हो जाएगा एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और उसी तरीके से अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो कैसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को? हम लोग ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा किसके बराबर होगा? ये हमारा होगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अंडर द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे, हमने पढ़ रखा है डेल्टा डी थीटा बाई डी टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है बात? अब जो डेल्टा थीटा या डी थीटा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, क्योंकि इसे हम लोग एंगल के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन, और इसका जो एसआई यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, वो हमारा हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बात? रेडियन पर सेकेंड। उसी तरीके से एक दो टर्म्स और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसे एक साइकिल कवर करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होता है। और एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट कितनी बार इस सर्कुलर पाथ को कवर कर ले रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। सपोज करो कि आप एक सेकंड में P1 पॉइंट से चलकर वापस यहां आ गए, फिर एक राउंड और मार लिया, एक राउंड और मार लिए। एक सेकंड में कितने राउंड मारे आपने? 3 राउंड, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। एक सेकंड में अगर आप 5 राउंड मार लेते तो आपकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। यानी एक सेकंड में आप कितने नंबर ऑफ साइकिल कवर कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकेंड, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसे हम लोग न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
और उसी तरीके से एक टर्म हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी आप लोग जानते हैं, ये सब आपने पढ़ रखा है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इसे टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब हम एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। देखिए सर क्या है ये, देखिए ओमेगा जो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखिए ऊपर है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नीचे है आपका टाइम टेकन। अब सपोज कीजिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे एक साइकिल कंप्लीट करता है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो एक साइकिल अगर पूरा कंप्लीट कर लेगा तो कितना एंगल कवर करेगा? पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, जिसको रेडियन के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं 2 पाई। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम इसे लगता है वो उसका टाइम पीरियड है, उसे हम लोग कैपिटल टी कहते हैं, ठीक है। तो ओमेगा होता है डी थीटा, डी थीटा का मतलब हो गया ये आपका कितना एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो एक साइकिल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई का और टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड होगा उसका। अब देखिए एक रिलेशन हमारा, इसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/t, और 1/t जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, इसलिए ओमेगा हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू। तो देखिए दो रिलेशन हमारा निकल कर आ रहा है ओमेगा का, एक तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी और एक ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू। ये तो आप जानते हैं ना कि 1/t न्यू जो है 1/t के बराबर होता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ रखा है, क्लियर है बात? इस चीज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे, इसको आप नोट कर लें पहले बच्चों। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है वो हमारा होता है डेल्टा थीटा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगुलर वेलोसिटी उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल ओमेगा। अगर एवरेज है तो ओमेगा बार, और अगर इंस्टेंटेनियस है तो ओमेगा। और ये ओमेगा जो हमारा है वो डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन फाइंड, अच्छा इसी तरीके से लीनियर वेलोसिटी हमारा क्या होता है बच्चों? लीनियर वेलोसिटी इसे हम लोग v सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा होता है ds बाई डी टी, जहां s हमारा डिस्प्लेसमेंट है, होता है ना। तो अब मैं इस एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v और ओमेगा के बीच में एक रिलेशन हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसे हम लोग लिखते हैं एज डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और एक चीज समझिए, जैसे अगर सपोज करो कि मैं एक सर्कल बना रहा हूं और ये इस सर्कल का सेंटर है, और अगर ये डी थीटा इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इनिशियली ऑब्जेक्ट P1 पॉइंट पर था और ऑब्जेक्ट फिर P2 पॉइंट पर पहुंच जाता है, और P1 P2 के बीच में जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ अगर सपोज करें ds है और इसका रेडियस अगर r है, ठीक है। तो जो हमारा ये d थीटा होगा, d थीटा ये हमारा ds अपॉन r के बराबर होगा, ठीक है। d थीटा क्या होगा? जो जो ये एंगल है, ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसे हम डिफाइन करते हैं एज द लेंथ ऑफ आर्क ds डिवाइडेड बाय द रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो
अगर मैं यहां पर डी थीटा की जगह ds अपॉन आर लिखूं तो मेरा ओमेगा हो जाएगा इक्वल्स टू ds अपॉन आर इंटू डी टी, है ना। एक dt तो हमारा पहले से ही है, या फिर हाँ ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ds अपॉन आर इंटू डी टी। डी थीटा की जगह मैंने लिखा है ds अपॉन आर और dt हमारा पहले से है। अब मुझे बताइए ds बाई डी टी, इसे मैं लिख रहा हूं 1 बाई आर इंटू ds बाई डी टी, ठीक है, 1 बाई आर इंटू ds बाई डी टी। और ds बाई डी टी क्या है हमारा, लीनियर वेलोसिटी, तो हमारा हो गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाई आर इंटू वी, ठीक है। ओमेगा और v के बीच में देखिए रिलेशन है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, या आर ओमेगा लिख देते हैं, आर इंटू ओमेगा। इसी चीज को हम लोग रोटेशन में भी पढ़ेंगे, तो रोटेशन में वहां पर पढ़ेंगे तो हम लोग एक क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, तो एक साइन थीटा भी हमारा आएगा, उसको वहां पे देखेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। तो v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, देखिए एक रिलेशन हमारा आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया ओमेगा और v के बीच में, ये आप नोट कर लेंगे इसको। उसी तरीके से एक हमारा टर्म अभी तक रह रहा है, जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा, वैसे ही अब हम लोग एक टर्म देखने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भैया एंगुलर एक्सेलरेशन? तो एंगुलर एक्सेलरेशन में सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज को मैं ए बी लिख रहा हूं, ठीक है, एंगुलर को मैं ए एन जी लिख रहा हूं, ठीक है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि टाइम आपका बच जाए। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा के ऊपर अगर हम बार लगा दे रहे हैं यानी ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वैसे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा है, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा है वो हमारा डी थीटा बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में आप इसको डी ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी ओमेगा की जगह आप लोग डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आपका हो गया इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्लियर है। या अच्छा सॉरी, ये हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यहां पर हम लोग फाइनाइट चेंज की बात करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और उसी तरीके से अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ दे, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कोई पूछ दे, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये हमारा हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। इसका जो यूनिट है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का है रेडियन पर सेकेंड, और एक नीचे सेकेंड और डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो लीनियर में जहां हमारा मीटर आता था, एंगुलर में हमारा रेडियन आ जा रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, यहां पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा अब हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन फाइंड करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइएगा जरा। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हमने सिंपली एक्सेलरेशन भी कहा है, उस लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग याद करिए ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, और ए हमारा होता था इक्वल्स टू डीवी बाई डी, है ना। तो अब जरा हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस रिलेशन को भी हम देख लेते हैं क्या है इनके बीच का रिलेशन। देखिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा है अल्फा, वो हमारा होता है इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी,
डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और जो ओमेगा हमारा है, ओमेगा हमारा v अपॉन आर के बराबर होता है। तो अगर मैं ओमेगा की जगह v अपॉन आर पुट कर दूं तो बात हमारे बननी चाहिए ना। तो ये हमारा हो जाएगा d अपॉन डी टी, और ओमेगा की जगह हम लिख देंगे v अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो हमारा है, जिस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका रेडियस तो कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएशन में हमने सीखा है कि जो रेडियस हमारा होता है उस रेडियस को हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dv बाई dt, और dv बाई dt हमारा होता है लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल कर आया हमारा, और ये एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारा निकल कर आया। ठीक है, इन सबको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब सर्कुलर मोशन पे वापस आते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तब उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हालांकि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का समय के साथ चेंज होना, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। हम जानना चाहते हैं कि कितना एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला है उस एक्सेलरेशन का, क्या डायरेक्शन है उस एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमने देख लिया कि वो टेंजेंट के अलॉन्ग, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो बच्चों, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तब उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी तक हमने कुछ छोटे छोटे चीजों को हमने देखा। एक तो हमने देखा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोग डेल्टा थीटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा होता है इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर, है ना। कैपिटल आर लिख देते हैं, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसी तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारा होता है डी थीटा बाई डी टी, एवरेज होता है तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। वैसे ही जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, कुछ रिलेशन भी हमने फाइंड किया था। हमने देखा था कि ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी, या फिर इसे कह लें 2 पाई म्यू के बराबर होता है। फिर हमने एक देखा था कि v हमारा होता है इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, और हमने देखा था कि a लीनियर एक्सेलरेशन ये हमारा होता है r इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखिए जो लीनियर एक्सेलरेशन a ये हमारा dv बाई dt के बराबर होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो डिनोमिनेटर में जो टाइम टेकन है उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो यानी कि डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी का है, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सेलरेशन का है। तो इक्वल टू साइन यही बता रहा है ना कि जो राइट साइड के लिए वैलिड है वही लेफ्ट साइड के लिए भी वैलिड है। तो जो राइट साइड की डायरेक्शन है वही लेफ्ट साइड की भी डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही आपके एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और जिसका लेट अस से कि रेडियस जो है वो कैपिटल R है। इसी सर्कल के ऊपर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सपोज करो कि इनिशियली जब आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा था तब वो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर P पॉइंट पर प्रेजेंट था। किस टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर प्रेजेंट था।
और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है तो यहां से आगे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करके कुछ समय के बाद आप देखते हो कि अब ऑब्जेक्ट P पॉइंट से मूव करके P डैश पॉइंट पर पहुंच गया, जब आपने T इज इक्वल टू T डैश टाइम पर उस ऑब्जेक्ट को देखा। तो हम जानना चाहते हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो मुझे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। और चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे पता चल गया, यानी कि मुझे अगर मैं उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझिए इस बात को कि अगर मुझे इस पॉइंट को देखना है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, और इस सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब उसका जो सेंटर है वो O पॉइंट पर है। तो O पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट हमारा P है। जो कि सर्कल एक प्लेन में लाई करता है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए 2 डायमेंशनल मोशन हमने सीखा था कि इनिशियल पॉइंट जो भी है उसका पोजीशन जानने के लिए ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया P पॉइंट पे। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसे मैं R वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इसे मैं R वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और उसी तरीके से जो फाइनल पोजीशन है उसके लिए भी एक वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, इसे मैं R डैश वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर के बीच में जो हमारा वेक्टर बनता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, जो हमारा वेक्टर बनेगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डेल्टा आर वेक्टर। तो जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज करो कि हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आर रेडियस जिसका सेंटर O है उसके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इनिशियली t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर प्रेजेंट है, और T डैश टाइम के बाद वो P पॉइंट से मूव करके P डैश पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो इनिशियली चूंकि वो P पॉइंट पर है इसलिए ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर जानने के लिए, उसे हमने R वेक्टर कहा है। वैसे हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर को R डैश वेक्टर कहा है। फिर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमें मिल गया। अब उसी तरीके से P पॉइंट पर चूंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए इस डायरेक्शन में ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा V वेक्टर, और यहां पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है V डैश वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है, तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लूं तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, और जो भी उस चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसको मैं एज इट इज यहां पर शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो देखिए ये मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है V वेक्टर, एज इट इज पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और ये जो V डैश वेक्टर है इसे भी मैं एज इट इज पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं। ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है V डैश वेक्टर, है ना। तो अब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जो हमारा डायरेक्शन होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, आप देखिए अगर यहां से देखें तो ये हमारा V वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा V वेक्टर है। फिर इस V वेक्टर के हेड के ऊपर हमने डेल्टा V वेक्टर के टेल को ज्वाइन किया है, तो यानी कि हमारा डेल्टा V वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए फ्री टेल ऑफ V वेक्टर से फ्री हेड ऑफ डेल्टा V वेक्टर तक हमने V डैश वेक्टर ड्रॉ किया है, तो ये हमारा V डैश वेक्टर के बराबर आना चाहिए। तो डेल्टा V वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V वेक्टर हमारा हो जाएगा V डैश वेक्टर, और इस प्लस V वेक्टर को इधर भेजेंगे तो माइनस V वेक्टर। ठीक है, V डैश वेक्टर क्या है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और V वेक्टर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के बराबर है। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है इसके डायरेक्शन को अगर आप देखें तो ये आपका कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी अगर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर सेंटर की तरफ है, ठीक है, आप लिखेंगे सिंस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा V वेक्टर इज टुवर्ड्स सेंटर,
किस डायरेक्शन में है ये? टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो देयरफॉर acceleration vector will also be towards center। अब देखिए, अगर सपोज करें कि आप जो भी टाइम लगा है उस टाइम इंटरवल को अगर आप कम करते चले जाएंगे, ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सपोज करें ऐसे कि मैं फिर से एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करता हूं। ये हमारा उस सर्कल का सेंटर है, और अब सपोज करें कि पी पॉइंट हमारा जो ओरिजिनल पी पॉइंट था, उस पी पॉइंट को मैं यहीं पर ले लेता हूं। ठीक है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये पी पॉइंट मैंने यहां पर सपोज करें कंसीडर कर लिया है। और वैसे ही अब जो पी डैश पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा और नजदीक ले आता हूं, यहां पर ले आता हूं। ठीक है, ये हमारा पी डैश पॉइंट, ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा आर डैश वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, वी डैश वेक्टर। अब ये जो आर वेक्टर है, अगर इसे मैं लाकर यहां पर ड्रॉ करूं तो ये आर वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, वी वेक्टर। और ये जो आर डैश वेक्टर है, इसे अगर मैं लाकर प्लॉट करूं तो ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो अभी भी जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो हमारा डेल्टा वी वेक्टर जो हमारा है, ये जो डेल्टा वी वेक्टर अभी भी वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। आप टाइम को कम करते चले जाएंगे, दोनों पॉइंट एक दूसरे के नजदीक आते चले जाएंगे, लेकिन चाहे कितना भी नजदीक आप ले आए, इनका जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा से सेंटर की तरफ होगी। यानी अगर आप किसी एक पॉइंट पर भी नोटिस करें, सपोज करें कि अगर इस पॉइंट पर भी आप नोटिस करें, तब भी यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। इस पॉइंट पर नोटिस करेंगे तो भी एक्सेलरेशन जो है आपका सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। क्यों भाई? जब ज्यादा दूरी थी तो भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ है। आपने डिस्प्लेसमेंट, आपने इन दोनों पॉइंट की दूरी को कम कर दिया तो भी ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, और कम करेंगे तो भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, उससे भी ज्यादा कम कर देंगे तो भी सेंटर की तरफ, और कम किया सेंटर की तरफ, और कम किया सेंटर की तरफ, और कम किया सेंटर की तरफ। यानी कि एक पॉइंट पर रखेंगे तो भी सेंटर की तरफ ही होगा। यानी जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये नोट करिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a circular path, at each and every point, at each and every point, its acceleration is directed towards, किधर डायरेक्टेड है एक्सेलरेशन? इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, इस तरीके के एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? ये आपने 9th में पढ़ा था। इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं? तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज का ख्याल रखना है, आपने इस सर्कुलर पाथ पे 2 पॉइंट लिया है, एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एक फाइनल पोजीशन वेक्टर। इन दोनों पोजीशन वेक्टर को आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया है, और उसके बाद फिर जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया है इन दोनों के हेड को ज्वाइन करता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है, और इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर है।
इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर को एक दूसरे के पैरेलल शिफ्ट कर, मतलब खुद के पैरेलल शिफ्ट करके टेल टू टेल आपने ज्वाइन कर दिया और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आपने निकाल लिया। और जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आपकी होनी चाहिए। हर केस में हम चाहे दो पॉइंट को कितना भी दूर लें या कितना भी नजदीक लें, हम देख रहे हैं कि इनमें जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो हर एक पॉइंट पर सेंटर की, हर एक केस में सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। यानी हर एक केस में एक्सेलरेशन हमारा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। आप इन दो पॉइंट को नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक लेकर आ जाए, बहुत नजदीक लेकर आ जाए, हर केस में चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। यहां से हमने कंक्लूड किया कि इसका यही मतलब है कि अगर हम एक सिंगल पॉइंट भी लें कहीं भी, वहां पर भी एक्सेलरेशन हमारा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि एक पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है हर एक पॉइंट पर, उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल को यूज करके और क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट्स इट, फिर हमारा ये क्लास खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं। फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमें अब फाइंड आउट करना है, फिर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए कि ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, इस डायग्राम में हमारा ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। और इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर की जगह के बीच में ये हमारा एंगल डेल्टा थीटा है ना। और उसी तरीके से जो ये वेलोसिटी वेक्टर है इसके बीच का भी एंगल हो जाएगा डेल्टा थीटा। क्यों, आप सोच रहे हो क्यों, ऐसा क्यों? एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये डेल्टा आर वेक्टर है, इससे हमने खुद को डेल्टा थीटा टिल्ट किया, तब हम पी पॉइंट से पी डैश पॉइंट में पहुंचे। अब यहां पर आपका वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये आपका इस तरीके से, ये आपका डेल्टा आर वेक्टर है और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अब आपने डेल्टा आर वेक्टर को जब आप टिल्ट कर रहे हो, तो सपोज करो कि ये डेल्टा आर वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो डेल्टा आर वेक्टर को आप जब शिफ्ट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर भी आपका शिफ्ट होगा ना। और शिफ्ट करते करते जब आप डेल्टा आर डैश वेक्टर में पहुंचेंगे, तब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन जो वी डैश वेक्टर हो जाएगा। यानी डेल्टा आर वेक्टर को जब आपने शिफ्ट किया डेल्टा थीटा एंगल से, तो चूंकि वेलोसिटी वेक्टर इसके साथ अटैच्ड है, तो वो भी डेल्टा थीटा एंगल से शिफ्ट होकर वी डैश पे पहुंच रहा है। तो इसलिए वी और वी डैश के बीच का भी एंगल डेल्टा थीटा और ये भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। अब जरा इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं अलग से यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरीके से है, है ना, और ये हमारा हो गया इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। ये हमारा हो गया O, ये हमारा है R वेक्टर, ये हमारा है R डैश वेक्टर, और ये हमारा है डेल्टा R वेक्टर, है ना। और इस ट्रायंगल को भी बना लेते हैं। डेल्टा थीटा एंगल है, ये V डैश वेक्टर है, ये V वेक्टर है, और ये डेल्टा V वेक्टर है। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। आप क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हैं, हमने पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल के दो साइड, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये दो साइड का रेशियो इस ट्रायंगल का और ये दो साइड का रेशियो इस ट्रायंगल का, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, आर डैश वेक्टर और आर वेक्टर का रेशियो, इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो, और वी डैश वेक्टर और वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो अगर बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अगर ये बराबर है,
तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में, आई होप आपको याद है। तो अब जरा देखिए आर डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। आर डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर दोनों तो रेडियस ही है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैपिटल आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि इनका रेशियो जो 1 के बराबर हो गया। और उसी तरीके से अगर आप v डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट है, जो स्पीड यहां पर है वही स्पीड यहां पर भी है। क्योंकि दोनों स्पीड हमारा सेम है इसलिए इन दोनों का रेशियो जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये दो साइड का रेशियो और ये दो साइड का रेशियो बराबर है ना, 1 1 के बराबर है। और दूसरी बात कि इनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है, तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए ना। और सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो सिमिलर ट्रायंगल हमें कहता है कि रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से फ्रॉम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से डेल्टा आर वेक्टर, सॉरी पहले मैं इसका लिख रहा हूं, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी वेक्टर। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को ही लेना है, तो यहां पर डेल्टा वी वेक्टर लिया तो इस ट्रायंगुलर क्या लेंगे, डेल्टा आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। यहां पर वी वेक्टर लिया है यानी इनिशियल वेक्टर लिया है वेलोसिटी वेक्टर, तो यहां पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर लेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्पीड होगा v, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस हो जाएगा। क्लियर है बात। अब मैं अगर इस टर्म को इधर ले आऊं तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा आर इंटू v अपॉन आर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, अब दोनों साइड में डेल्टा t से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड, बाय डेल्टा t। तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू डेल्टा r इंटू v अपॉन r, और इधर भी डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा v क्या है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। और डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, डेल्टा r है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी इंटू v बाई r, है ना। तो यहां से ये जो एक्सेलरेशन है, ये जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा था तब का एक्सेलरेशन, इसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a और सबस्क्रिप्ट में c सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है, v इंटू v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है। और तो और हम क्या लिख सकते हैं, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v की जगह, देखिए v हमारा क्या है, r इंटू ओमेगा है ना, ठीक है। r यहां पर क्या है, रेडियस कैपिटल R के बराबर, तो ये हम लिख लेंगे v की जगह r इंटू ओमेगा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर टर्म्स में ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल कर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस चीज को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r के बराबर या ओमेगा स्क्वायर r, ये सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वेलोसिटी और एक रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस, या लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा बच्चों, एक आखिरी टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का टॉपिक है, वो ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस किया है।
अगर हम वेरिएबल सर्कुलर मोशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम लोग यूज करें, ठीक है, वेरिएबल स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन है तो उसकी बात हम लोग करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन अगर वो स्पीड कांस्टेंट नहीं है तब उस केस में क्या होगा, इसको भी जरा हम लोग समझते हैं। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का है। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इसका सेंटर, ठीक है, और सपोज करें कि ऑब्जेक्ट इस आर रेडियस में अभी फिलहाल इस पॉइंट पी पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट हमारा है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, और इस डायरेक्शन में इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, वेरिएबल स्पीड है। तो वेरिएबल स्पीड होने की वजह से चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक तो हमने देखा है कि सेंटर की तरफ एक इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया, वो हमारा v²/r के बराबर है। लेकिन अगर वो उसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलोंग स्पीड चेंज होगी, तो यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलोंग भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होनी चाहिए, उस एक्सेलरेशन को हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, उसे हम लोग a और सबस्क्रिप्ट में t सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, r इंटू अल्फा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और अब ये दोनों जो एक्सेलरेशन है इनका कहीं ना कहीं कुछ इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होना चाहिए, ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो एक्सेलरेशन है, दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक रेडियल डायरेक्शन के अलोंग है और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन दोनों का जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन हमारा मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा किस तरीके से निकलेगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा √AT² प्लस AC²। वैसे तो आप लिख सकते हैं 2AT इंटू AC इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहां पर चूंकि थीटा जो है वो AC और AT इनके बीच में 90 डिग्री और cos 90 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा, AT² प्लस AC²। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं √AT की जगह क्या लिख लेंगे, R² α² प्लस AC² की जगह लिख लेंगे v⁴/r²। ये किस केस में, अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो, दैट्स इट, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, तभी सर्कुलर पाथ में इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन साथ ही साथ एक टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का भी हो जाए, क्योंकि स्पीड उसकी चेंज हो रही है, और स्पीड चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये आपने पहले से फाइंड कर रखा है कि एक्सेलरेशन आपका r इंटू अल्फा के बराबर होता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकाल लें तो वो रिजल्टेंट हमारा निकल कर आ जाएगा, और रिजल्टेंट सेंटर की तरफ नहीं है, ये रिजल्टेंट हमारा कहीं इस डायरेक्शन में है। क्लियर है बात? तो इस चीज को भी आप नोट कर लें, इस चीज को सबसे पहले क्रिस्टियन ह्यूगिंस, a scientist whose name was क्रिस्टियन ह्यूगिंस, उन्होंने सबसे पहली बार इस चीज को फाइंड आउट किया था और इस चीज को हमें बताया था, ठीक है। खैर ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप नोट कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपके लिए एक यूजफुल फॉर्मूला होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को कर लिया बच्चों नोट। तो आज हमने सर्कुलर मोशन के थ्योरी को अच्छे से देख लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम कुछ 5-6 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट वो सर्कुलर मोशन पे बेस्ड हम लोग करने जा रहे हैं। आप ध्यान से सर्कुलर मोशन के टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पढ़ कर आइएगा अगले लेक्चर में, तब फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, मतलब आपके साथ बात करना चाहता था कि आप लोग अब देखिए 2 चैप्टर हमारे खत्म होने जा रहे हैं, और अब आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो
कि आप फिजिक्स को समझने लगे हो और इंटरेस्ट लेने लगे हो, अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इसीलिए मैं अब ये बात आपसे करना चाहता हूं कि देखिए न्यूमेरिकल्स जो है वो तो आपने करने ही है, लेकिन थ्योरी पर खास फोकस रखिएगा अपना। अगर थ्योरी आपका कमजोर है तो आप चाह कर भी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन को जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी की थ्योरी को बार बार पढ़िए, एसएल अरोड़ा उठाइए, उससे जो टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं उसको पढ़िए। रेस्निक हैलिडे उठाइए, उससे थ्योरी पढ़िए, अलग अलग बुक से जो जिस बुक में आप कंफर्टेबल है उस बुक की थ्योरी को पढ़िए। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी आपका स्ट्रांग होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी स्ट्रांग नहीं है क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। थ्योरी आपने एक बार अपना स्ट्रांग किया, उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस बनेंगे और आपका थ्योरी और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। दोनों लिंक्ड है, लेकिन पहले थ्योरी आपका अच्छे से होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर अपने क्लास को खत्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में आपसे जब मिलेंगे तब इससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। बाय।